नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को रसल रघुवंशी की तरफ से कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने देश के सैनिकों को अपने तरफ से अपने हृदय की गहराइयों से सम्मानित करने के लिए इंडियन कैप के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और साथ ही साथ उन सारे वीर जवानों को जिन्होंने अपने देश की हमारे देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और साथ ही साथ नमन करना चाहता हूं सारे सैनिकों को जो इस समय भारत की सीमाओं पर, विभिन्न सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैनात हैं। आइए आज के विषय की बात करते हैं। आज का हमारा विषय है हमारा लोकतंत्र 5 सेकंड बनाम 5 वर्ष। इस विषय पर आने से पहले एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रसंग यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कानपुर में आए हुए थे अपने किसी कार्य से, और उनसे मिलने के लिए उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी उनके स्थल पर जाते हैं, उनके प्रवास स्थल पर जाते हैं। और जब मंत्री जी से उनसे मुलाकात होती है तो लोहिया जी पूछते हैं, हाल चाल ठीक है तुम्हारा? कुशल क्षेम पूछने के बाद पूछते हैं, तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं सरकारी गाड़ी से आपसे मिलने के लिए आया हूँ और कुछ मैं तो लोहिया जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कहते अगर तुम मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आए हो तो तुम मंत्री बन करके नहीं आ सकते हो। तुम मुझे व्यक्तिगत मिलने आए हो तो एक व्यक्तिगत एक आम आदमी की तरह मिलने आओ। यदि तुम मंत्री के रूप में यहाँ पर मिलने आए हो तो फ़ौरन वापस यहाँ दफ़ा हो जाओ। वह मंत्री वापस जाते हैं और दोबारा रिक्शे से लोहिया जी से मिलने के लिए आते हैं। यह छोटा सा वाक़या बताने के पीछे मेरा इस प्रकार के वाक़ये बताते हैं कि हमारे राजनीति में किस प्रकार के उच्च मापदंड हुआ करते थे। आज की परिस्थितियों से अगर इस बात की तुलना की जाए तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग हर नेता अपने पावर का, अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और हमारे देश को जो एक नेतृत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल सक रहा है। इन सब वजहों के कारण एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आज जो राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं, जो राजनीति के कार्यकर्ता हैं या राजनीति के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी हैं, उन्हें अपनी विचारधारा के बारे में कुछ नहीं पता है। वो शायद ही इस बात को जानते हैं कि वो जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं उसकी आधारभूत मूल तत्व क्या हैं। उन्हें सिर्फ राजनीति में आकर के अपने पैसा, पावर और अपने वर्चस्व का प्रयोग अपने खुद के हित में करना है। यह हमारे राजनीति की एक बड़ी समस्या है। हमें एक देश में जो कि एक तरफ हमारा एक तबका ऐसा है जिसे इस देश की परिस्थितियों से, इस देश की स्थितियों से ज़्यादा मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा अपनी रोजी रोटी के चक्कर में इतना परेशान हो गया है कि जैसा कि आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की समस्याओं को देखा होगा। यह मूल समस्या इस देश की है कि एक आम मतदाता जब 5 साल में 5 सेकंड का समय पाता है वोट डालने के लिए तो उसे समझ नहीं आता है और उसकी जो विचारधारा होती है, उसका जो वोट देने का तरीका होता है वो कहीं न कहीं से प्रभावित होता है और इस प्रभाव में आकर के वह एक सही नेतृत्व का चुनाव नहीं कर सकता है और उसमें कहीं न कहीं असफल होता है। और उसका प्रतिफल क्या होता है? एक ऐसे करप्ट, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक सोच इस देश में विकसित हो जाती है, जो बेचारे कमज़ोर हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी में ही छोड़ दो। उन्हें इतना जागरूक मत करो कि वह देश की असल समस्या तक पहुंच सकें। तो मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इन राजनीतिक पूर्वाग्रहों से अपने को दूर लेके जाएं। सरकारों का, कोई भी सरकार हो, चाहे वो आप ग्राम पंचायत की सरकार हो, चाहे नगर निगम, नगर पंचायत की सरकार हो, या फिर आपके प्रदेश की सरकार हो, या केंद्र या देश की सरकार हो, इनका आप तटस्थ मूल्यांकन करिए। जैसे कि मैं कुछ उदाहरणों के सामने आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जैसे वर्तमान सरकार जो केंद्र की है, जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, उसकी बस 2 योजनाओं के आधार पर एक छोटा सा मूल्यांकन आपको समझ विकसित करने के लिए प्रेषित करना चाहूँगा। पहली बात, इस सरकार ने जनधन योजना प्रारंभ की थी। ये जनधन योजना से हमारे देश में करोड़ों करोड़ लोगों के खाते खोले गए। बहुत से लोग पहली बार बैंकों के दरवाजे पर गए। इसका यह परिणाम हुआ कि आज अधिक से अधिक लोगों तक सब्सिडी पहुंचाने में, लोगों को इस लॉकडाउन और इस कोरोना काल में सहायता पहुंचाने के लिए एक पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था आई लोगों के डोमेन में।
और उसका लाभ मिला इस देश को, इसलिए मैं कहीं न कहीं कह सकता हूँ कि यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफल हुई है। वहीं दूसरी एक हमारी सरकार ने एक प्लान किया था, एक योजना लाई थी विमुद्रीकरण की, डिमोनेटाइजेशन की, जो कहीं न कहीं एक असफल योजना रही। जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े भी कहते हैं कि 99% करेंसी बैंकों में वापस हो गई, तो कहीं न कहीं यह पूरी तरीके से बिना तैयारी के लाई गई एक योजना थी, एक प्रयास था। इस प्रकार से आप हर योजना का पॉजिटिव निगेटिव समझ सकते हैं और इस अर्थ पर पहुंच सकते हैं कि हमारे देश की सरकार जो योजनाएं ला रही हैं वो कहाँ तक सफल हो रही हैं। इन बातों के आधार पर मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने निजी पूर्वाग्रह, हमारे साथ क्या होता है, हम किसी सरकार के विरोध में इसलिए चले जाते हैं कि हमारे निजी राजनीतिक हित या फिर हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या या हमारी कोई व्यक्तिगत विचारधारा उस सरकार से मैच नहीं करती है। इस तरह देश नहीं चलाया जा सकता, इस तरह देश को समर्थन नहीं दिया जा सकता है। हमें चाहिए कि एक जागरूक मतदाता इस देश में पैदा करना होगा जो इस देश को आगे बढ़ाएगा। एक दो पॉइंट्स और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ वैश्विक स्तर के सूचकांक आते हैं समय समय पर, लगभग हर साल आते रहते हैं। तो जैसे कि एक सूचकांक की मैं बात करूँगा, विश्व डेमोक्रेटिक इंडेक्स या वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश 165 देशों की सूची में 51वें स्थान पर है। पिछले 2 वर्षों में हम 10 पायदान मतलब 41वें स्थान से हम 51वें स्थान पर आ गया है। यह 10 स्थान का फिसलना इस बात को बता रहा है कि हमारे देश के लोकतंत्र में कहीं न कहीं कोई बीमारी प्रवेश कर रही है और उसका समाधान यदि नहीं किया गया तो हमारा लोकतंत्र में जो सूचकांक है वो और नीचे जाएगा। इसी प्रकार से एक और सूचकांक आता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की संस्था की तरफ से। इसका एक वैश्विक प्रेस इंडेक्स आता है, वैश्विक पत्रकारिता सूचकांक इसे हिंदी में कहते हैं। इसकी अगर सूची पर नज़र डाली जाए तो दुनिया के 180 देशों में हमारे देश का स्थान 142वां है। कहीं न कहीं हमारे देश की जो प्रेस है, जो हमारे देश का मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वह विभिन्न प्रकार की व्यसन समस्याओं से व्यसित है, परेशान है, इसलिए इतने नीचे रैंक उसकी है। यह 2 सूचकांक बताते हैं कि हमारे देश की स्थिति एक अच्छी दिशा में नहीं जा रही है। वहीं हम 2 और सूचकांक आपके सामने रखना चाहेंगे कि जो यह बताएंगे कि आपके देश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारे देश ने 14 अंकों की छलांग लगाई है, उछाल प्रकट किया है और हम एक अच्छे व्यापारिक या एक औद्योगिक माहौल बनाने में काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में एक जो वैश्विक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भी हमारे देश ने दुनिया में 3रा स्थान दर्ज किया है 135 देशों में। यह बताने का मेरा आंकड़ों के माध्यम से आपको बताने का यह प्रयास था कि आप इन बातों का एक मूल्यांकन करें। आप यदि प्रबुद्ध नागरिक हैं तो सारी पैरामीटर्स को अपने ध्यान में रखते हुए इस निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करें कि वर्तमान सरकार को समर्थन दिया जाए या ना दिया जाए। इसके यही हमारे मौलिक उद्देश्य होने चाहिए कि हमारी वह सरकार को हमें चयनित करना है या उस सरकार का चुनाव करना है जो इस देश को आगे रखे, इंडिया फर्स्ट जिसका नारा हो। और जैसा कि आज इस समय आपके देश में लगभग 14 लाख कोरोना पेशेंट हैं, लेकिन आपके राजस्थान में क्या हो रहा है? हमारे राजस्थान में हम किसी पार्टी को कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, पूरा वहाँ पर एक तरीके से सत्ता को लेकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट द्वंद्व चल रहा है। आज जब देश में यह स्थिति है, 40,000 पेशेंट आपके राजस्थान में भी कोरोना के हैं, लेकिन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि हम एक गलत जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो अपने हितों को प्रायोरिटी रखते हैं, प्रमुखता रखते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा किस प्रकार से सरकार का खेल खेला गया, किस प्रकार से राजनीति खेली गई और वहाँ पर एक सरकार लाने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए कितने जोड़ तोड़ किए गए। दोस्तों, अब हमें क्या करना है? मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। इस बार जब भी आप चुनाव में 5 सेकंड का मौका पाएं और जब वोट डालने के लिए या ईवीएम की बटन दबाने के लिए जाएं तो इस बात का अपने दिमाग में ख्याल रखें कि हमारे यहाँ जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उसमें सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार, सबसे सहज और सबसे बेहतरीन कौन है।
इस बात की आप चिंता मत करिएगा कि वह जीतेगा कि हारेगा, वह किस दल से है या किस विचारधारा से है। उस व्यक्ति को आप चयन करिएगा, अपना वोट दीजिए। हो सकता है वह 100 वोट पाए, 200 वोट पाए। यह एक रास्ता होगा कि हम अच्छे व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वह राजनीति में आए। हमारे देश में बहुत सारे, मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे विद्वान, कैलाश सत्यार्थी, राजेंद्र सिंह जैसे महान लोग पड़े हुए हैं जिनकी हिम्मत नहीं हो राजनीति में प्रवेश करें, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम इस प्रकार का बन चुका है, बाहुबल, धन बल, जन बल की राजनीति की वजह से। यदि उसे साफ करना है तो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लानी पड़ेगी, एक हम लोगों में यह विचारधारा लानी पड़ेगी, एक आम आदमी में यह विचारधारा लानी पड़ेगी, एक वोटर में यह सोच लानी पड़ेगी कि हमें अपने वोट की कीमत समझनी होगी, अपने इस 5 सेकंड का कीमत समझनी होगी। तब हमारा वोट डालने के समय का जो 5 सेकंड है वह एक प्रतिफल के रूप में, एक परिणाम के रूप में, एक मजबूत और देश को विकास की तरफ ले जाने वाली 5 वर्ष की सरकार चुनेगी। हमें क्या करना है, हमें पता है राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं। चलिए, बहुत से लोग गड़बड़ लोग आते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लाते हैं। चलिए, उनमें उन खराब व्यक्तियों में जो सबसे कम खराब है हम उसका चयन करेंगे। अगली बार हो सकता है उससे कोई बेहतर कैंडिडेट आ जाए, हम उसका चयन करेंगे। वह जीतेगा या हारेगा यह बहुत बड़ा विषय नहीं है। उसकी हिम्मत बढ़ेगी, समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि अच्छे लोगों को भी राजनीति में मौका मिल सकता है, जो इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो एक अंतिम यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सही चुनें, बेहतर चुनें और इस देश को एक नई दिशा दे। नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी कैसी गिद्ध दृष्टि हमारे देश में लगाए बैठे हुई हैं। चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान किस विचारधारा से, किस सोच से हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आतुर हुआ जा रहा है। यदि हम एक सही, संतुलित और मजबूत सरकार इस देश को देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। आज जो बेरोजगारी की स्थिति है वह पिछले 45 सालों में सर्वोच्च स्तर पर है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे अभी जो है वह 2018 से बेरोजगारी के आंकड़े ही नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है। ये बातें आपको कहीं न कहीं इंडिकेट करती हैं कि हमें अपने लोकतंत्र की दवा करने की ज़रूरत है, हमें अपने लोकतंत्र के लिए दुआ करने की ज़रूरत है और हमें अपने लोकतंत्र के लिए इस 5 सेकंड का उपयोग करने की ज़रूरत है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं 2 लाइनें आपको अर्पित करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा और उसके बात को समझिएगा, उसकी गंभीरता को समझिएगा। बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, रोज सूरज निकलकर सांझ को ढलता रहा, रास्ते के पत्थरों पर जिंदगी मानी नहीं, हम अलग ही हैं हमारा विश्व में सानी नहीं, नित नई राहें बनाना खूब आता है हमें, हम किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। आप किसी तालाब के ठहरे हुए पानी मत बनिए, अपने गले में किसी राजनीतिक विचारधारा की पट्टी मत बांध के रखिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि देश के लिए कौन बेस्ट है, देश के लिए कौन नेक्स्ट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करिए, एक अच्छे लोकतंत्र का चुनाव करिए। उसके बाद हमारा लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र हो जाएगा, ऐसा आप लोगों के से मैं उम्मीद करता हूं। और फिर अगले रविवार आपसे मिलने के लिए विदा लेता हूं। आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः उन सैनिकों को हमारी तरफ से सादर नमन जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए, हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। एक बार फिर आप लोगों को 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।